हेलो। नमस्कार जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए जल्दी से कमेंट में। पहली जो क्लास थी आप लोगों की डेमो क्लास थी, जिसमें मैंने थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात की थी, है ना। गौरव खन्ना नाम से कमेंट आ रहा है, सबसे बड़ी गलती कर दी क्लास लेकर। भाई रिफंड ले ले, उदय सर को कॉल कर ले, वो रिफंड करा देंगे। करीब पे कॉल कर ले, रिफंड ले ले, ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि आपके साथ दिक्कत ये कि पढ़ाई भी करनी है आपको, और वो भी फिर मतलब टूटे हुए मन से पढ़ाई करनी है। ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है। गुड आफ्टरनून भाई, सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है, इस्तकबाल है आज के सेशन में। मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ सेकंड सेशन में, जो हमारा ईवीएस का सेशन है। मेरे सामने स्क्रीन पर काफी लोगों के कमेंट आ चुके हैं। हाँ जी। दिव्या, नेहा, प्रीति, विपिन, कौशिकी, अदिवा, आस्था, लवली, अश्वनी, हिमांशु, रूबी। नमस्कार भाई, सभी लोगों को नमस्कार। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? आवाज कम आ रही है, एक सेकंड रुको, मैं बोलता हूँ। हाँ जी। लास्ट सेशन जो था उसमें शायद मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बताया था आप लोगों को कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, यानी कि एनवायरमेंट जो है उसको क्यों पढ़ा जा रहा है और एनवायरमेंट को पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या है। साउंड ठीक हुआ? अब ठीक है साउंड? हाँ जी। तो वहां हमें फाइनली ये पता चला कि जो एनवायरमेंट हमें क्यों पढ़ना चाहिए, और एनवायरमेंट अगर हम पढ़ेंगे तो उसके फायदे क्या होंगे, क्योंकि मैंने बताया था हमें सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन की जरूरत है, यानी कि हमें सतत दोहन की जरूरत है, ना कि हमें ऐसी कोई जरूरत है जिसके अंतर्गत हम पर्यावरण के घटक जो होते हैं उनको हम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दें। बात समझ आ रही है? आज मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिस चैप्टर का नाम है सेल्टर। ओके। चैप्टर का नाम क्या है? सेल्टर। चलिए जी। शेल्टर यानी कि आवास। पहला चैप्टर है, ध्यान से समझना। पहला चैप्टर है और इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखो ध्यान से। बेसिकली सबसे पहली बात यह है कि शेल्टर है क्या, आवास होता क्या है। आवास एक ऐसी प्रोटेक्टिव जगह होती है जहां हम हैं, आप हो, या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर रहकर, उस पर्टिकुलर एरिया में रहकर अपनी लाइफ को सरवाइव करता है विद प्रोटेक्शन। बात समझ में आ रही है? यानी ऐसा स्थान जिसे हम रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसी को आवास कहा जाता है। एक बार देखना, फिर से कमेंट आना शुरू हो गया। उसी को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा उसी को आवास कहा जाता है। ओके। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। एन एरिया where organism lives and survive the life with protection। आवास होता क्या है? तो आपका आंसर होगा एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र
जहां जीव रहते हैं और सुरक्षात्मक रूप से जीवन यापन करते हैं। सुरक्षात्मक रूप से क्या करते हैं, ध्यान से समझना, जीवन यापन करते हैं। ये होगी ठीक, जीवन यापन करते हैं, बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से सुनना, सेल्टर एक वर्ड और होता है, मैं एक वर्ड और सिखाता हूं आपको। एक वर्ड होता है हैबिटेट और एक वर्ड होता है निश बोला जाता है इसको, या नीचे बोला जाता है, एक ही बात होती है। हैबिटेट को बोला जाता है इसको भी बेसिकली जी हैबिटेट एरिया होता है ना। हैबिटेट एरिया की अगर मैं बात करूंगा तो हैबिटेट एरिया और एक होता है निश, इन दोनों में किस बात का फर्क होता है, ध्यान से सुनना। अगर मैं हैबिटेट एरिया की बात करूंगा तो बिल्कुल ऐसे समझ लो कि ये पर्टिकुलर एक ऐसा एरिया है जो फॉरेस्ट है, पूरा का पूरा फॉरेस्ट, और इस फॉरेस्ट में यहां पर एक केव बनी हुई है, यहां पर एक गुफा बनी हुई है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक शेर है जो इसके अंदर रहता है, आगे बात समझ में। और वो शेर यहां से निकलता है, इस पूरे जंगल में इधर उधर घूमता है कि भाई मुझे कहीं खाना मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में जहां पूरे के पूरे एरिया में जो एक शेर है वो अपने जीवन से संबंधित संपूर्ण क्रियाओं का संचालन कर रहा है, उसे कहा जाएगा हैबिटेट एरिया। आगे बात समझ में, इसे क्या कहा जाएगा, हैबिटेट एरिया कहा जाएगा। और वो पर्टिकुलर पॉइंट यानी इस शेर के लिए जहां ये जीवन की सभी क्रियाओं का संचालन कर रहा है, यानी हैबिटेट एरिया में आप क्या करोगे, ऑल एक्टिविटी करोगे आप, ऑल एक्टिविटीज विल प्लेट, सभी क्रियाएं खेली जाएंगी यहां पे, घूमना फिरना, खाने की तलाश करना, खाना खाना, सब कुछ इसमें शामिल होगा। लेकिन वो पर्टिकुलर एरिया जो सिर्फ रहने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, रहना है यहां पे सिर्फ और सिर्फ, तो इसको कहा जाएगा क्या, निस कहा जाएगा। आगे बात समझ में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो शेल्टर होता है, शेल्टर एक प्रकार का निस होता है, कमेंट करो हाँ या ना, कहा जा सकता है या नहीं, बोलो जल्दी से कमेंट करो हाँ या ना। शेल्टर जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, निश होता है ना। Shelter is like a niche of organism। आगे बात समझ में, मैं लिख देता हूं, आवास जो होता है, आवास या जो आश्रय होता है, जीव के लिए एक निश होता है। अब ध्यान से सुनना, बात यह आ जाती है कि क्या जितने भी शेल्टर या हाउस होंगे, ध्यान से सुनना, हैबिटेट और निश अगर समझ नहीं आता है तो ध्यान से सुनना, मैं आपको इस बात को और समझाता हूं, आपकी सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी, बात समझ में आ रही है। तो ये आपका घर है और इस घर से मान के चलो 10 किलोमीटर दूर आपका स्कूल है, और इसी से घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर आपका मार्केट है। तो आप क्या करोगे भाई, मार्केट भी जाओगे, स्कूल भी जाओगे, हाँ या ना।
तो इस पूरे के पूरे एरिया की अगर मैं बात करूंगा तो ये पूरा एरिया हैबिटेट होगा, क्योंकि आप यहां रह भी रहे हो और अपना जीवन यापन करने के लिए जितनी क्रियाएं आपको करनी चाहिए वो क्रियाएं इस पर्टिकुलर एरिया में रहकर कर रहे हो, देन इट इज कॉल्ड हैबिटेट एरिया। तब ये हमारा हैबिटेट एरिया कहलाएगा। लेकिन निस क्या होगा? जिस घर में हम रह रहे हैं वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? तो आपका आंसर होगा उसी को निस या नीचे बोला जाएगा, है ना। उसी को निस या नीचे कहा जाता है, पर्टिकुलर और कोई इसके लिए हिंदी का वर्ड नहीं है। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों के, आई होप। अब ध्यान से सुनना, पूरे भारत में जितने भी आवास होते हैं, जितने भी आश्रय होते हैं, क्या वे सभी के सभी एक जैसे होते हैं या डिफरेंट होते हैं? आपका आंसर होगा आश्रय या आवास जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। हर एरिया में अलग तरीके का घर देखने को मिलता है। तो फिर इसका मतलब यह है कि अगर आप कहीं भी घर बनाना चाहते हो तो उस घर के लिए ध्यान से समझना, अगर आप कहीं भी घर बनाना चाहते हो तो उस घर को बनाने के लिए वहां की कंडीशन मायने रखेंगी या नहीं रखेंगी? बिल्कुल कंडीशन मायने रखेंगी। तो देखो ध्यान से क्या क्या कंडीशन होती है इसमें, शेल्टर की क्या क्या कंडीशन होती है। सबसे पहला पॉइंट होगा जियोग्राफिकल लोकेशन, राइट। पहला पॉइंट क्या होगा? भौगोलिक स्थिति, है ना भाई। भौगोलिक स्थिति मायने रखेगी या नहीं रखेगी? जैसे अगर मैं बात करता हूं भौगोलिक स्थिति में, तो एक तो हो जाएगा लो लैटिट्यूड और हाई लैटिट्यूड को आप इस बात को कह सकते हो। अरे भाई सीधा सीधा आप ये कह सकते हो, भौगोलिक स्थिति का मतलब ये हो गया कि अगर वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर कम है या टेम्परेचर ज्यादा है। आगे बात समझ में। टेम्परेचर कम है दैट मीन्स यहां पर स्नो ज्यादा होगी, तो उस हिसाब के घर बनाए जाएंगे। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो यहां पर मड हाउस बनाए जाएंगे, हाँ या ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति जो होगी वो वहां बनाए जाने वाले शेल्टर को अफेक्ट करेगी ही करेगी। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, टोपोग्राफी आ जाएगी। टोपोग्राफी का मतलब समझ आता है? टोपोग्राफी का मतलब होता है स्थलाकृति, यानी घर कहां बना हुआ है। स्थलाकृति का मतलब हो गया कि घर जो है वो ऊंचाई पर बना हुआ है, ऊंचाई ज्यादा है या मैदानी भाग है। बात समझ में आ रही है? अगर ऊंचाई बहुत ज्यादा है दैट मीन्स माउंटेनियस एरिया है ना। अगर ऊंचाई ज्यादा है तो इसका मतलब साफ है कि वो क्षेत्र कैसा है, एक पर्वतीय क्षेत्र है। और पर्वतों पर ईंट सीमेंट तो होती नहीं है, तो फिर वहां पत्थरों के घर बनाए जाएंगे। और मैदानी भाग है तो फिर प्रॉपर जो बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल करके हम अपने घर बनाते हैं वैसा ही हमारा घर होगा। तो टोपोग्राफी भी अफेक्ट करती है शेल्टर को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अगला पॉइंट होगा वेदर एजेंट्स, मौसमी कारक। क्या हमारे घर की स्थिति को मौसमी कारक प्रभावित कर सकते हैं? मौसमी कारक का मतलब समझ आता है? ध्यान से समझना। मौसमी कारक का मतलब होता है जैसे टेम्परेचर, जैसे रेनफॉल, जैसे फ्लड। आगे बात समझ में। ताप, कौमा वर्षा, और इसी का रिजल्ट क्या होगा फिर? बाढ़। तो इन सबको हम मौसमी कारक के अंतर्गत रख सकते हैं। तो इन सब का भी प्रभाव पड़ेगा घर बनाएंगे जब हम, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। लास्ट मुद्दे की बात जो आ जाती है वो आ जाएगी रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी। यानी कि कच्चे माल की
उपलब्धता। मेन मुद्दे की बात तो लास्ट वाली है, आगे बात समझ में, लास्ट वाली मेन मुद्दे की बात तो, कि रॉ मटेरियल वहां पर है या नहीं है। आगे बात समझ में, रॉ मटेरियल वहां पर है या नहीं है। उर्वशी का कमेंट आ रहा है फर्स्ट एंड थर्ड भी सेम हुए। नो, फर्स्ट और थर्ड सेम नहीं होंगे। मौसमी कारक का मतलब हो गया पर्टिकुलर, कभी भी मौसम चेंज हो सकता है। और जियोग्राफिकल लोकेशन होगी, इसका मतलब होगा क्लाइमेटिक रीजन। जैसे मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, जैसे इक्वेटर हो गया और इधर यहां पोल्स वाला रीजन हो गया, तो यहां पे तो पूरे साल टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, यहां अगर बर्फ रहेगी तो दोनों की भौगोलिक स्थिति अलग हो गई। तो ये पहला वाला पॉइंट हो गया। लेकिन इक्वेटर वाले एरिया में भी कहीं पर क्या होगा, नॉर्मल रेनफॉल हो रही होगी, यहां पे कहीं पर ज्यादा हो रही होगी, तो वो इंडिकेट कर रहा है तीसरी वाली स्थिति को। बात समझ में आ रही है, वो किसको इंडिकेट कर रहा है, तीसरी वाली स्थिति को। पहले मैंने बताया शेल्टर क्या है, उसके बाद हैबिटेट क्या है, उसके बाद बताया कि अगर हमें शेल्टर बनाना है तो इस उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी। बात समझ में आ रही है या नहीं, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी। दूसरा, जियोग्राफिकल लोकेशन में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कई सारे पॉइंट आ सकते हैं। आप इसमें यह भी बना सकते हो कि उसकी लोकेशन कहां पर है, कोस्टल रीजन है ना, तटीय क्षेत्र में है, या फिर लैंडलॉक है। तटीय क्षेत्र है या फिर स्थल से घिरा हुआ है, तो यह भी ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंतर्गत आएगा। अगर पहला वाला पॉइंट्स नहीं समझ आ रहा है ना, तो यहां पर इसको आप इंक्लूड कर सकते हो कि कहां पर है, कोस्टल रीजन में है, यानी जैसे ये कोई देश है तो यहां पर शेल्टर बनाने की कोशिश कर रहे हो आप, या यहां बनाने की कोशिश कर रहे हो आप, ऐसे भी कह सकते हो इस बात को, है ना, ऐसे भी कह सकते हो। टोपोग्राफी का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में ऊंचे स्थान निचले स्थान, वही मैंने लिख रखा है कि या तो ऊंचाई होगी या पर मैदान होगा। समझ आ गया पूरा या नहीं, कमेंट करो हाँ या ना, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ समझ आया नहीं आया। रॉ मटेरियल का मतलब हो गया वो सामान जो आवश्यक है, ध्यान से सुनना, वो सामान जो आवश्यक है आपको घर बनाने के लिए। बात क्लियर है यहां तक, वो सामान जो आवश्यक है घर बनाने के लिए, उसी को रॉ मटेरियल कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो ध्यान से सुनना। पहले हम लोग ह्यूमन शेल्टर की बात करते हैं, उसके बाद एनिमल शेल्टर की बात करेंगे। ओके, चलिए जी। ह्यूमन हाउस टाइप, मानव के घरों के प्रकार। आगे बात समझ में, मानव के घरों के प्रकार। देखो सबसे पहला इसमें बात करते हैं हम लोग, फर्स्ट नंबर पे बंबू हाउस, बांस के घर। बांस के घर जो है वो कहां बनाए जाएंगे, है ना, देखो ध्यान से, ये बनाए जाते हैं कहां, कंस्ट्रक्टेड इन रेनी और फ्लड एरियाज। इनका निर्माण कहां होता है, इनका निर्माण वर्षा या बाढ़ वाले क्षेत्र में होता है।
इनका निर्माण कहां होता है? वर्षा या बाढ़ वाले क्षेत्र में होता है। इसमें होता क्या है, ध्यान से समझना। बंबू का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि यहां पर अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है बंबू की। तो क्या किया जाता है, यहां ग्राउंड सरफेस जो है इससे लगभग 8 फीट के करीब, मान लो 8 फीट की ऊंचाई पर पूरी तरह से बेस बनाकर इसका, फिर यहां पर यह बंबू हाउस बना दिया जाता है। ये हो गया जी बंबू हाउस। ठीक है, सीढ़ियां बनानी पड़ेगी क्या? अब इसका फायदा क्या होगा? बंबू हाउस बनाने का फायदा ये होगा, क्योंकि ये तो फ्लड एरिया है, अगर बाढ़ आएगा भी तो पानी यहां से ऊपर निकल जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, ये फायदा है इसका। दूसरी बात, जो बंबू होगा वो हॉलो होगा, तो पानी में डूबेगा भी नहीं। इस टाइप के हाउस आपको कहां देखने को मिलेंगे सबसे ज्यादा? तो आपका आंसर होगा असम और मेघालय में। असम और मेघालय में देखने को मिलेंगे। ध्यान से सुनना, असम में क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि यहां असम में ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है। और मेघालय में क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि यहां पर हैवी रेनफॉल होती है। बात समझ में आ गई है ना? ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आती है यहां पर सबसे ज्यादा, इसलिए असम में बनाए जाते हैं। मेघालय में बहुत ज्यादा तेज वर्षा होती है, इसलिए बनाए जाते हैं। इनको बेसिकली बंबू हाउस के नाम से जाना जाता है। ओके, और ये सब फ्लड से बचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अगला पॉइंट होगा मड हाउस, यानी कि मिट्टी के घर। मिट्टी के घर कहां पर बनाए जाते हैं? अच्छा, असम में ही सबसे ज्यादा बाढ़ क्यों आती है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे मैं दो तीन कारण बता देता हूं आपको। जो कारण है वो क्या है, इसको बाद में समझ लेंगे। असम में बाढ़ आने के पीछे कारण ये है, पहला कारण ये है कि जो असम है वो यू आकार की घाटी में है। देखो ध्यान से, यू आकार की घाटी का मतलब ये हो गया, ये माउंटेन, ये भी माउंटेन, राइट? ये माउंटेन है, ये भी माउंटेन है, तो ये यू शेप है। और असम कहां बसा हुआ है? असम बसा हुआ यहां पे, ये असम के घर बने हुए हैं, ऐसे मान लो ये। और यहीं पर नदी बहती है। आगे बात समझ में, यहीं पर क्या होती है? नदी बहती है। तो पहला पॉइंट तो मैं यही लिखूंगा। अब होता क्या यहां पे, यहां से माउंटेन टूटा, तो टूटने के बाद वो भी यहां पे आके गिरेगा। इधर से मलबा आएगा, वो भी यहीं पे गिरेगा। तो ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है उसमें सिल्ट ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, मलबा इकट्ठा हो जाता है ना? मलबा इकट्ठा हो जाता है, कीचड़ ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। यही कारण है कि यहां पर ब्रह्मपुत्र में बाढ़ ज्यादा आती है। तो पहला कारण तो ये होगा, ध्यान से समझना। मैं लिख देता हूं, असम इज लोकेटेड इन यू शेप वैली। पहला कारण यह है। असम क्या है? असम यू आकार की घाटी में है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है हाई सिल्ट इन रिवर। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उस नदी में गाद की मात्रा ज्यादा होना। और तीसरा कारण है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना,
ये ब्रह्मपुत्र रिवर कैसी रिवर है? जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ध्यान से सुनना, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है एक पेरिनियल रिवर। कैसी रिवर है ये? बारहमासी नदी। अब बारहमासी नदी है तो सिंपल सी बात है, बारहमासी नदी होने की वजह से यहां पर फिर बाढ़, सॉरी, पानी कम होगा या ज्यादा? तो यहां पर पानी जो होगा वो ज्यादा होगा। ये कारण है कि ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है और बंबू हाउस की जो हमें आवश्यकता पड़ती है वो यही होती है। ठीक है, जिन लोगों को गाद समझ नहीं आता उन लोगों को मैं इधर लिख देता हूं। गाद समझ आता होगा, गाद समझ नहीं आता तो कीचड़ समझ आता होगा, ये भी नहीं समझ आता तो मलबा समझ आता होगा, ये भी समझ नहीं आता तो कचरा समझ आता होगा, ये भी समझ नहीं आता तो अपशिष्ट पदार्थ समझ आते होंगे, अवसाद समझ आते होंगे। सबका ऑलमोस्ट मतलब एक ही है, कुछ तो समझ आएगा। है ना? प्रिंसी नाम से कमेंट आ रहा है, सर ये सब भी पूछेगा कि क्यों फ्लड आती है। अच्छा, आप लोगों का टारगेट ये ज्यादा रहता है कि क्या पूछेगा। भैया कितनी बार समझाऊं, पहले ये सोच लिया करो कि तुमने सीखा क्या, आपको नॉलेज कितनी है, ये ज्यादा बात मायने रखेगी। आगे बात समझ में? भाई कुछ सीखना है या नहीं सीखना है, या हर किसी का फोकस एक पॉइंट पे रहेगा कि ये पूछा जाएगा ये नहीं पूछा जाएगा। ये कोई कपड़े थोड़ी हैं जो हम घूमने जा रहे हैं, जो सेलेक्ट कर लें कि हाँ ये पहन सकते हैं, ये पहन सकते हैं, चलो भाई ये नेल पॉलिश हो गई इस वाले कलर की, इसके साथ मैच हो जाएगी, चलो बैग पैक करो, चल रहा है। अरे भैया नॉलेज, एजुकेशन का मतलब ही नॉलेज ऑब्टेन करना है, नॉलेज गेन करना है। पता है पढ़ाई अब दो तरीके से बढ़ चुकी है, एक वो पढ़ाई जो बाकी में नॉलेज के लिए चल रही है जो काफी कम है, और दूसरी पढ़ाई वो है सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही है कि बस सिलेक्शन हो जाए मेरा, खुद का पैसा आएगा, आराम से कश्मीर घूमेंगे, कन्याकुमारी घूमेंगे, ठीक है, एक घर पे काम करने वाली रखेंगे, मस्त अपन जिंदगी जिएंगे। तो सेकंड वाली पढ़ाई मुझे ज्यादा लग रही है। आगे बढ़ जाए। अच्छा, पेरेनियल अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो बारहमासी लिखा हुआ है, मतलब कि ग्लेशियर से निकलने वाली नदी जिसमें पूरे साल पानी रहता है। ओके, आगे बढ़ जाए। पूरे साल पानी जिस नदी में रहता है उसको पेरेनियल या बारहमासी नदी कहा जाता है। नाम से पता चल रहा है, 12 मास यानी 12 महीने जिसमें पानी रहता है। आगे बढ़ जाए। चलो जी, सेकंड हाउस पर आ जाते हैं। सेकंड हाउस की अगर मैं बात करूंगा तो इसको बोला जाता है मड हाउस। क्या कहा जाता है इसको? मड हाउस कहा जाता है, यानी कि मिट्टी के घर। अब ध्यान से सुनना, मिट्टी के घर की जरूरत आपको कहां पड़ेगी। एक बहुत अच्छी चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, उसके साथ मुझे बकवास नहीं चाहिए कि ये भी आएगा क्या आएगा। शांति से पहले समझना, मजा आएगा आपको। ध्यान से सुनना। मानकर चलो यहां पर कोई एक एरिया है जहां बहुत सारी सैंड है, सैंड का अमाउंट यहां पर ज्यादा है। ये क्या है? सैंड है, बालू है, रेत है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये क्या है? बालू है। ठीक है, अब जो ये बालू है, तो अब यहां पे होगा क्या, दिन के समय बहुत सारा टेम्परेचर यहां के गिरेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, सूर्य का प्रकाश यहां के गिर रहा है, दैट इज कॉल्ड सोलर इंसुलेशन और अपकमिंग रेडिएशन। बात को बहुत ध्यान से समझना। अब ये बालू क्या करेगी, पहले तो प्रकाश को क्या करेगी, सूर्य की किरणों को अवशोषित करेगी, और अवशोषित करने के बाद में फिर ये बालू क्या करेगी, इस एनर्जी को इधर उधर छोड़ेगी, ऐसे ही।
ये वाला रेडिएशन कौन सा था? सोलर रेडिएशन। इसको कहा जाता है सौर विकिरण। ये कहां से निकला था? सूर्य से। इस बालू से या पृथ्वी की सतह से, ध्यान से सुनना, जो ये रेडिएशन निकलेगा इसको कहा जाएगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसी क्या कहा जाएगा? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसको कहा जाएगा पार्थिव विकिरण। अब यहां से साइंस का एक नया क्वेश्चन आपको मिल रहा है। साइंस का नया क्वेश्चन क्या मिल रहा है कि जो यहां एटमॉस्फेयर है आपका, ठीक है ना, जो यहां पे एटमॉस्फेयर है आपका, यानी अब आपका घर यहां बना हुआ है और आप कह रहे हो जी बहुत गर्मी है, तो ये गर्मी किसकी वजह से है? एटमॉस्फेयर में जो हॉट विंड्स ओरिजिनेट हो रहे हैं वो कौन से रेडिएशन की वजह से हो रहे हैं? सोलर रेडिएशन या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी सूर्य से आने वाले विकिरण की वजह से या पृथ्वी से निकलने वाले विकिरण की वजह से? कमेंट करके बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का, ऐसा नहीं छोटा मोटा है। मेरा कहने का मतलब यह कि जो हमारे आसपास गर्म हवा चल रही है, यह हवा गर्म किससे होती है? डायरेक्टली सूर्य से होती है या पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा से होती है? मैं सीधा सीधा यह पूछ रहा हूं। जैसे अभी लू चलना शुरू होगी, तो लू जो चलती है वो किसकी वजह से चलती है? लू चलने के पीछे कारण क्या है? सीधा सीधा सन है या अर्थ से रिलीज होने वाली एनर्जी है? बताइए जल्दी से कमेंट करके। वेरी गुड, सही आंसर आना शुरू हो गया है। वेरी गुड। आप याद रखना उसका आंसर ये नहीं होगा, आंसर होगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। दैट मीन्स जो हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर है, एटमॉस्फेरिक लेयर नहीं एयर है, वो एटमॉस्फेरिक एयर वार्म या कोल्ड होती है किसकी वजह से? द रेडिएशन रिलीज्ड बाय अर्थ, एंड दिस टाइप ऑफ रेडिएशन कॉल्ड लॉन्ग वेव रेडिएशन और आउटगोइंग रेडिएशन। एक नया क्वेश्चन मिला यहां से या नहीं मिला? अभी घर तो पढ़ ही रहे हैं, घर के साथ साथ कुछ और भी कर लेंगे तो नुकसान थोड़ी होगा, फायदा ही होगा। ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पे, मिट्टी के हाउस जो होते हैं ये बेसिकली कहां पर होते हैं? अगर मैं बात करूंगा तो डेजर्ट एरिया में देखने को मिलेंगे। इन डेजर्ट एरिया और सैंडी एरियाज। एयर मोर वार्म, एयर मोर वार्म blowing by terrestrial radiation। बात समझ में आई या नहीं आई? मैं लिख रहा हूं यहां पे कि भाई साहब मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होता है? मरुस्थलीय या बालू युक्त क्षेत्र में अधिक गर्म वायु किसके कारण? पार्थिव विकिरण के कारण बहती है। अब ये वो कारण हो गया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी क्यों पड़ती है। आगे बात समझ में? तो ऐसी स्थिति में हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलेटर टाइप हाउस। बात समझ में आई या नहीं आई? यानी कि
कुचालक जैसे घर की आवश्यकता होती है। क्या मतलब है इसका? मतलब इसका यह है कि अब हमें यहां पर तो ये गर्म हवाएं चल रही हैं, अब हमें जो ये घर बनाना है, इस घर में हमें जरूरत ऐसी होगी कि ये इंसुलेटर की तरह वर्क करे। दैट मीन्स यहां पर जो गर्म हवाएं हैं, वो गर्म हवाएं इसके अंदर ना आ पाए, और यहां की जो ठंडी हवाएं हैं, मतलब यहां का जो लो टेम्परेचर है, ये बाहर ना जा पाए। एक बैरियर जैसा हमें घर चाहिए। इंसुलेटर का मतलब यही तो हो गया, मतलब जहां एनर्जी ट्रांसफर ना हो, एक बैरियर की तरह काम कर रहा हो, ऊर्जा का लेन देन ना हो। तो ऐसा घर जो बनाया जाता है, इंसुलेटर टाइप का घर, इसी को मड हाउस कहा जाता है, राइट। तो इस घर में वॉल किसकी बनाई जाएंगी, ध्यान से समझना। वॉल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है मड ब्रिक्स। इसमें प्रयोग की जाती है मिट्टी की ईंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो रूफ बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? रूफ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है ड्राई ग्रास प्लस वुड्स प्लस मड पेस्ट। समझ में आ रहा है? सूखी घास फूस जो होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ फिर लकड़ियों का नीचे वो लगाकर ऊपर से पेस्टिंग कर दी जाती है, किससे? मिट्टी से। ओके, अच्छा। साथ ही साथ इस पर जो एक तरह से पेंट करोगे आप, पेंट किसका किया जाएगा? पेंट कह लो या लेप कह लो या पुताई कह लो, गांव की भाषा में, वो किसकी की जाती है? तो पुताई में इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान से सुनना, काव डंग होगा। डंग होता है ना, काव डंग, यानी कि गाय का गोबर, भैंस का भी हो सकता है, गाय या भैंस का गोबर, और इसी में मिला हुआ होता है प्लस चूना, है ना। इसका पूरे के पूरे घर पर लेप चढ़ा दिया जाएगा। क्लियर है जी? अब ध्यान से सुनो, इस टाइप के घर आपको कहां कहां देखने को मिलेंगे? तो ये देखने को मिलेंगे मेनली राजस्थान, सम एरिया ऑफ पंजाब एंड गुजरात। मतलब राजस्थान से जो बॉर्डर टच होता है, आगे बात समझ में, राजस्थान से जो बॉर्डर टच होता है, चूना को लिखा जाता है इंग्लिश में लाइम। द पेस्ट ऑफ लाइम एंड काउ डंग यूज्ड फॉर पेंट ऑन मड हाउस। पता है इसमें क्या क्या समझाने की मैंने कोशिश की है आपको? यह समझाने की कोशिश की है कि गर्मी वाले एरिया में मड हाउस बनाए जाते हैं, समझ आता है, बट क्यों बनाए जाते हैं, है ना। इसके पीछे कारण क्या है, तो वो मैंने लिखा हुआ यहां पे, क्योंकि जो मड होता है, मिट्टी जो होती है, वो जस्ट लाइक अ इंसुलेटर टाइप काम करती है। इंसुलेटर का मतलब ये हो गया कि बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देगी, कि आइसोलेशन का काम करती है। इंसुलेशन न बोल पाओ आप तो आइसोलेशन भी कह सकते हो, है ना। आइसोलेशन का काम करती है, यानी पूरी तरह से, ध्यान से सुनना, बंद करने का काम करती है, यानी कि बाहर की गर्म हवाओं को अंदर नहीं आने देगी, और अंदर का जो लो टेम्परेचर होगा उसको बाहर नहीं जाने देगी। दोनों के बीच में एक आइसोलेशन का काम करती है। आगे बात समझ में? आइसोलेशन का जब काम करती है तो फिर इससे ये घर जो है ठंडे रहते हैं और बड़े मजेदार होते हैं घर, है ना। बस ये इसका ड्रॉबैक एक ही है, बारिश के मौसम में, है ना, कोलैप्स करने का डर रहता है। यानी बारिश का जब मौसम होता है तो बारिश के मौसम में धसकने का डर रहता है, बाकी गर्मी के मौसम में तो बहुत अच्छा काम करता है ना। और ये यूपी में भी देखने को मिलते हैं, और आप बिलीव नहीं करोगे, दो दो मंजिल तक के घर हुआ करते थे, दो दो मंजिल तक के घर हुआ करते थे। मुझे याद है मेरे फादर साहब ने मुझे एक घर दिखाया था मेरे गांव में, आप बिलीव नहीं करोगे, वो क्या नाम है, घर जो था, इतना बेहतर तरीके से उस पर पेस्टिंग कर रखी थी, व्हाइट वॉश करवा रखा था,
कि आप दूर से देखोगे, मतलब प्रॉपर फर्निशिंग के साथ, फिनिशिंग के साथ, फर्निशिंग नहीं फिनिशिंग के साथ, दूर से देखने पर आप यही नहीं जज कर पाओगे कि ये मिट्टी का बना हुआ है या फिर ये क्या नाम है, सीमेंटेड है। हालांकि शायद अब तो वो धसक गया पूरा का पूरा, क्योंकि जो उसके ऑनर थे वो शायद एक्सपायर हो गए। बिल्कुल भी पता नहीं चलता था कि ये क्या है, क्योंकि वो प्रॉपर उसके जो कारीगर थे उन्होंने तैयार किया था। नॉर्मली क्या होता है, ये राजस्थान वगैरह साइड में जो गांव की घर की जो लेडीजें होती है ना, वही भाई साहब इसको बना के तैयार कर देती हैं, आपने देखा होगा। तो अगर प्रॉपर तरीके से उसको तैयार कराया जाए और व्हाइट वॉश करा दिया जाए ना, पता भी नहीं चलता भाई साहब। ठीक है। और एक पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वाला, कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है ना, सूर्य क्या करता है, सूर्य तो सीधा सीधा तरंगों को धसा देता है। कहां, ध्यान से सुनना, तरंगों को धसा देता है जमीन के अंदर, मतलब जमीन में। लेकिन एनर्जी जो रिलीज होती है पृथ्वी से, वो इधर उधर घूमती है। और जब वो एनर्जी इधर उधर घूमती है, तो ऐसी स्थिति में फिर हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। उड़ीसा में भी होते हैं, ऑलमोस्ट हर रीजन में होते हैं। देखो इसके पीछे दो कारण हैं। मड हाउस बनाने के पीछे एक तो कारण होगा हाई टेम्परेचर, मैं लिख देता हूं। एक तो कारण होगा इसके पीछे हीटिंग इफेक्ट, हीट प्रॉब्लम होगी। और दूसरी प्रॉब्लम और हो सकती है इसके पीछे, पॉवर्टी। भाई गरीबी को कहां ले जाओगे आप, गरीबी को कहां ले जाओगे। गरीबी जहां ज्यादा है वहां भी इन्हीं घरों का इस्तेमाल होता था। और बड़ा उस पर डिजाइन तैयार कर दी जाती थी, व्हाइट कलर से, लाल और वो रेड कलर से उस पे, है ना, डिजाइन विजाइन डाल के तब तैयार करके बनाया जाता था इसको। एक हो गया आपका, मैंने बताया आपको बंबू हाउस, और एक करा दिया मैंने आपका मड हाउस। ओके। दो बातें और मैं बताना चाहूंगा। मुझे अच्छे से पता है कि आपके पेपर बहुत जल्दी है, टाइम कम है, लेकिन दो ऑप्शन है हमारे पास। या तो उस पेपर की जल्दबाजी के चक्कर में बहुत जल्दी सिलेबस को उड़ा दें, या पहले से जो पढ़ते आए हैं उसके साथ साथ कुछ एडिशनल और पढ़ने की कोशिश करें। तो मैं दूसरे वाले पैटर्न पे काम करूंगा, है ना। तो सेकंड वाले पैटर्न पे हम लोग रहेंगे कि कुछ नया सीखें। नॉर्मली दो दो लाइन के आंसर तो आप सबको पता होंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टोन हाउस, आप तुरंत कह दोगे जी स्टोन हाउस। अच्छा, स्टोन हाउस तो वहां बनाए जाते हैं, कहाँ, हिमाचल में, क्योंकि माउंटेनियस एरिया है। बट उसके पीछे लॉजिक, उसके फायदे ड्रॉबैक, वो भी तो पढ़ने जरूरी है ना। तो मस्त रहो, ट्रस्ट रखो, सिलेबस टाइम से करा देंगे, चाहे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े। ओके, चलिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।